अच्छा, पहला आपका सवाल था इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के बारे में। चलो आप जरा खामोशी। इंटरिम डिविडेंड के बारे में हमने दो बातें पढ़ी थी। अच्छा, पहले जो इंटरिम हो या फाइनल डिविडेंड हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये कैश भी हो सकता है और बोनस भी हो सकते हैं, दोनों। ठीक है। इंटरिम के बारे में पहली बात क्या पढ़ी थी कि जिस साल का डिविडेंड होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो बोनस हो। जिस साल का होगा उसी साल रिकॉर्ड होगा, मतलब रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। दूसरी बात, इसकी अमाउंट चेंज नहीं हो सकती। जो अमाउंट डिक्लेयर होगी वही अमाउंट ही मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि बाद में शेयर होल्डर कहें, मेंबर्स कहें। प्रैक्टिकली होता क्या, क्योंकि मालिक का काम मेन होता है, तो मालिक इसको चेंज नहीं कर सकते, ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो नो चेंज। अब जो फाइनल डिविडेंड है, पहली बात, जिस साल का होगा अगले साल रिकॉर्ड होगा। जिस साल का होगा अगले साल होगा, रिकॉर्डेड इन नेक्स्ट ईयर। मैं आपको एक इसका और सादा सा तरीका बता देता हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर फाइनल डिविडेंड का एक ही रेट गिवन हो तो वही ले लेंगे, और अगर दो गिवन हो तो लोअर लेंगे। अगर सादा बात बताऊं तो अगर फाइनल डिविडेंड का एक ही रेट गिवन है कि वो कहता है 2 रुपए पर शेयर, तो वही ले लेंगे। अगर वो कहता है जी, डायरेक्टर कहते हैं 2 रुपए और शेयर होल्डर कहते हैं नहीं नहीं 3 रुपए दो, ऐसा नहीं हो सकता। शेयर होल्डर कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब अगर वो कहते हैं जी जब 5 रुपए होनी चाहिए एक शेयर पे डिविडेंड, और शेयर होल्डर कहते हैं नहीं यार 4 रुपए काफी है, ऐसा होता नहीं है, इतने नेक शेयर होल्डर होते नहीं है। शेयर होल्डर हमेशा ज्यादा चाहते होते हैं, बट अगर शेयर होल्डर 5 की बजाय 4 कर दें तो वो 4 रुपए हो जाएगा, 5 से 6 नहीं होगा। ठीक है, तो रिड्यूस शेयर होल्डर कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। तो डिक्रीज्ड इन डिविडेंड बट नॉट इंक्रीज्ड बाय शेयर होल्डर। और सादा बात क्या है, दो रेट गिवन है तो लोअर रेट लेना है, अगर गिवन ही रेट है तो फिर जो रेट गिवन है वही रेट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक होगी बात। आपका क्या सवाल था? ये वाले, a company issued 5 million shares at the rate of 25 each। 5 मिलियन शेयर इशू किए हैं 25 रुपए के हिसाब से। ओरिजिनल रेट क्या है? 10 रुपए। तो इसका मतलब है 10 रुपए तो इसके अंदर है शेयर की वैल्यू, और उसके ऊपर जो 15 रुपए है वो शेयर प्रीमियम है। अगर आप एंट्री पूछना चाहते हो तो 5 मिलियन शेयर को, मतलब इन 1000 में किया हुआ, तो 5000 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी अमाउंट आ गई? 1 लाख। ये तो हो गया बैंक डेबिट 1,25,000 से। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 50,000 से, और शेयर प्रीमियम का क्रेडिट होगा 75,000। तो 50,000 हो जाएगा शेयर कैपिटल में ऐड, और 75,000 हो जाएगा शेयर प्रीमियम में ऐड। ठीक होगी बात। आगे और किसी सवाल में, यानी इस पॉइंट में मसला है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन, इसके अगर मिक्स क्वेश्चन आए तो ये ज्यादा मार्क्स का आता है, और अगर अलग से आए तो ये 7 से 8 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन में 7 से 8 नंबर का पेपर में आया हुआ है।
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018 फॉर पाक ओशन लिमिटेड। अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन नहीं बताई हुई तो आप लोगों ने फिर कंपैरेटिव फिगर नहीं बना ली। पिछले साल की इंफॉर्मेशन बताई हो तो फिर कंपैरेटिव भी बनाते हैं। अब इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो आपको डाटा गिवन है 1118 का, शेयर कैपिटल 200 मिलियन, रिटेन अर्निंग 45 मिलियन, कैश डिविडेंड 18% for the dividend 2017 was declared in 2018। ये किस डिविडेंड की बात हो रही है, फाइनल की या इंटरिम की? ये फाइनल डिविडेंड है, क्योंकि है ये किसका, हो किस में रहा है, 2018। अब रिकॉर्ड किस में होगा, 2018 में। फिर वो कहता है बोनस इशू डिक्लेयर्ड, जो लफ्ज डिक्लेयर्ड है ये डिविडेंड के लिए इस्तेमाल होता है। वो कहता है बोनस इशू डिक्लेयर्ड इंटरिम 10% और फाइनल 25%। ये जो 10% है ये 2018 में रिकॉर्ड होना है और ये 25% है ये 2019 में रिकॉर्ड होना है, क्यों इंटरिम जिस साल का है और ये साल का नाम ऊपर लिखा हुआ है। 2018 का इंटरिम 2018 में रिकॉर्ड होगा और 2018 का फाइनल 2019 में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद है नवंबर 2018 POL issue 25% राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 120 पर शेयर। ओरिजिनल रेट क्या है, 100 रुपए। 120 रुपए के हिसाब से इशू किया तो क्या मतलब हुआ कि 100 रुपया शेयर कैपिटल में जाएगा और 20 रुपए शेयर प्रीमियम में जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78 मिलियन, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम 12, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 1.5। देन जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हमारा जनरल रिजर्व का भी कॉलम नहीं है इसके अंदर, और टोटल का कॉलम उसने मना नहीं किया तो वो भी बनाना है। तो पाक ओशन लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। यहां पर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस और टोटल। रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले बैलेंस एट 1/1/2018, ये हमारा फॉर्मेट है। इसके अंदर सिर्फ जनरल रिजर्व का ही नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं। ब्रॉडन हमारे पास कितना पड़ अवेलेबल है, 200 मिलियन शेयर कैपिटल, 45 मिलियन रिटेन अर्निंग, और तो ब्रॉडन कोई नहीं है। शेयर प्रीमियम नहीं बताया हुआ, रिटेन अर्निंग 45, टोटल कितना हो गया 240। उसके बाद फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कितना है जी,
18%। और फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लेते हैं, तो ले 18%। कितना? 36। डन। रिटेन अर्निंग टू कैश, कैश का तो कॉलम ही नहीं है, तो रिटेन अर्निंग हमने डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड हाफ ईयरली, मतलब मिड ऑफ द ईयर के अंदर हुआ है 10%। इंटरिम कैश है, बोनस है, बोनस 10%, तो 10% अब 200 का ही लेंगे, तो 20 शेयर कैपिटल में ऐड, रिटेन अर्निंग में से, मैंने टोटल के कॉलम में नहीं लिखा कुछ क्योंकि हमने पूरी रो का टोटल करना है, तो 20 प्लस हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है, तो 0 आ गया। इंटरिम डिविडेंड के बाद फाइनल डिविडेंड, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। राइट शेयर्स 25% है, 200 का 25% लेंगे या 220 का 25% लेंगे? राइट शेयर्स। हाँ जी, इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई थी। 220 का, बल्कि 220 का 25% नहीं लेना, पहले इसको किस पे डिवाइड करना है? 100 पे। क्यों? नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए 2.2, इसका लें 25%। ये है नंबर ऑफ शेयर जो आपने इशू किए हैं, ये अमाउंट नहीं है, ये नंबर्स हैं। इतने आपने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं, किस रेट पे किए हैं? 120 रुपए के हिसाब से। और अगर 120 से किए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा शेयर कैपिटल, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा शेयर प्रीमियम। 55 66। उसके बाद प्रॉफिट कितना आ गया? सालाना प्रॉफिट 78 मिलियन। और उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस 12। एक्सेस डेप्रिसिएशन 1.5। रिटेन अर्निंग में ऐड, और सरप्लस में से माइनस। ये भी पास पेपर में सवाल आया हुआ है, आया था 7 या 8 नंबर का, लेकिन ये सवाल आसान सवाल था। बैलेंस एट दिसंबर 18, ये कितना आ गया? 275। 68.5। कितना? 365। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल से कोई इतनी टेक्निकल बातें थी। इसकी जनरल एंट्री कौन बताएगा? जी, सबसे पहले जिसका निशान लगाता जा रहा है उसकी जनरल एंट्री पास करते जाए सीक्वेंस। हाँ, आप मलाइका पास, जिसका निशान लगा रहा हूं, नजर आ रहा है ना? ब्रॉड ऑन, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। फाइनल डिविडेंड की क्या एंट्री पास हुई है?
रिटेन अर्निंग टू कैश। इंटरम डिविडेंड की क्या एंट्री पास हुई है? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, क्योंकि रिटेन अर्निंग से माइनस हो रहा है, शेयर कैपिटल में ऐड हो रहा है। राइट शेयर की क्या एंट्री पास हुई है? बैंक डेबिट 66 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 55 से और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। फिर प्रॉफिट की क्या एंट्री पास हुई होगी? SOPL टू रिटेन अर्निंग, SOPL टू रिटेन अर्निंग, SOPL डेबिट रिटेन अर्निंग। ये क्लोजिंग एंट्री है, ये आप लोगों ने पीआरसी में पढ़ी हुई है। प्रॉफिट की क्लोजिंग एंट्री क्या होता है कि वो इक्विटी में जाकर ऐड हो जाता है, इक्विटी बेसिकली रिटेन अर्निंग के। रिवैल्यूएशन सरप्लस की क्या एंट्री पास हुई होगी? OCI टू PPE, इसकी जो एंट्री पास हुई होगी ना वो OCI डेबिट नहीं, PPE टू OCI, PPE टू। और एक्साइज डिडक्शन की क्या एंट्री पास हुई होगी? OCI या रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। ठीक है। अच्छा, पेपर में अगर सिर्फ जनरल एंट्रीज आ जाए तो फिर ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, जनरल एंट्री पास करेंगे, और अगर फॉर्मेट आ जाता है तो फिर फॉर्मेट बनाएंगे। और अभी तक पेपर में फॉर्मेट ही बनाना आई जा रहा है, जनरल एंट्रीज एक दफा भी नहीं आई, और जिस दिन आई ना बस फिर ये नहीं कि मुश्किल होंगी, हमारी आदत नहीं है ना, हम एंड में पास पेपर प्रैक्टिस करके चले जाते हैं और पास पेपर में अभी तक आई नहीं। अगला क्वेश्चन। अब ये ना कहना कि मैं आसान करवाई जा रहा हूं, सीक्वेंस के हिसाब से करवाई जा रहा हूं, आसान है मुश्किल है वो हम देखी जा रहे हैं, जितने को हो सकते हैं वो कर देते हैं। उल्टा शुरू करें। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन है थोड़ा सा ना इंफॉर्मेशन शफल्ड है। For the purpose of preparation of statement of change in equity for the year ended December 2017, Daffodils Limited has extracted the following information. नेट प्रॉफिट उसने 3 सालों का बता दिया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2015 और 12 में बता दिया, 17 में बता दिया। ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी 2 सालों का बता दिया। फाइनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनल कैश डिविडेंड ये लिखा तो 15 में हुआ है, रिकॉर्ड केस में होगा 16। द एसेट विच वाज रीवैल्यूड अपवर्ड इन प्रीवियस ईयर, कहता है जो पिछले साल रिवैल्यूएशन हुई थी ना, हैज बीन सोल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2017। कोई तो अच्छी बात आई, कहता है जो 2000, वो कहता है पिछले साल जो एसेट रिवैल्यू हुआ था ना वो 2017 में क्या हो गया, इसका मतलब है जितना सरप्लस पड़ा होगा ना सारे का सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते, क्योंकि वो एसेट बिक गया 2017 में। 25% राइट शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ ₹18, 10 रुपए रेट होगा इसका, ये लिखा भी हुआ नीचे। तो इसका मतलब है 10 रुपए शेयर कैपिटल और 8 रुपए शेयर प्रीमियम। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि हमारा वो परसेंटेज चेंज ना हो जाए। 1 May 2016, a bonus issue 10% 1 April 17 है किसका? फाइनल डिविडेंड ऑफ 2016, तो रिकॉर्ड किस में हुआ? 17 के अंदर। 50 मिलियन राइट शेयर इशूड, किस रेट के हिसाब से? 15 रुपए के हिसाब से। तो 10 रुपए तो चले जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, 5 रुपए चले जाएगा शेयर प्रीमियम के अंदर। अब बोनस इशू 15% एज इंटरिम डिविडेंड है भी बोनस, तो ये 2017 में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इनकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, सितंबर में ये हो रहा है, जुलाई में फिर राइट शेयर इशू हो रहे हैं और अप्रैल के अंदर बोनस वो फाइनल डिविडेंड हो रहा है। शेयर कैपिटल और बाकी जो इंफॉर्मेशन है 2014 और 15 की दिसंबर, और उसने क्योंकि किस साल के स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में गया, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी दिसंबर 2017, इसका मतलब है अलोंग विद कंपैरेटिव, और इसमें तो वो कंपैरेटिव ना भी कहता फिर भी बनाते। कंपैरेटिव सिर्फ 2 दफा 2 जगहों पे नहीं बनाते होते इक्विटी के अंदर, वरना हमेशा बनाते। एक वो खुद मना करते,
और दूसरा पिछले साल की इंफॉर्मेशन ना हो। पिछले सवाल के अंदर पिछले साल की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, मना नहीं किया था उसने, इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन हो और वो मना ना करे तो चाहे वो कहे तब भी बनाए, ना कहे तब भी बनाए। द टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। ये 2014 की इंफॉर्मेशन तो होगी बेकार, क्योंकि हमें चाहिए 2016 के लिए हमें ये डाटा चाहिए। जो 2015 का दिसंबर का डाटा है वो बेसिकली 1116 का डाटा। तो हमारे पास शेयर कैप ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। ठीक होगी बात? तो बनाते हैं अपना, कर लोगे पक्का? जब मैं 16 करवा दूं 15 हमारे 2 और क्वेश्चन भी हो जाएंगे इस टाइम के अंदर। ठीक है, चलो इसमें ना इंफॉर्मेशन इतनी है ही नहीं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तो चलो मैं ये पढ़ देता हूं, करवाता नहीं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है और बहुत सारे बच्चों की वो गलत हुई थी इस बात, क्योंकि ये सारे पास पेपर के सवाल। वेडनेसडे लिमिटेड 30 जून 2019, और हम पहले बना लें कि प्रिपेयर स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी जून 2019 कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। उसने खुद ही मना कर दिया कि कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब आए चले जरा वापस, वो कहते हैं कि जनाब आपके पास 1718 का ब्रॉड ऑन शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रियल सरप्लस। पहली गलती जो पेपर में थी वो ये इस पे हुई थी बहुत सारे बच्चों की। नवंबर 2018 के अंदर WL ने 30% राइट शेयर इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 120 पर शेयर। अब स्टूडेंट ने समझा कि इसका रेट क्या है 100। स्टूडेंट ने समझ, बल्कि पहले आपसे पूछता हूं, इस 120 रुपए के अंदर रानिया, ये सेंटेंस है 120 के अंदर नहीं मैं कह रहा, इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में मुझे बताएं शेयर कैपिटल की कितनी अमाउंट है और शेयर प्रीमियम की कितनी अमाउंट है। टोटल अमाउंट नहीं बताएं, बस पर शेयर की बता दें। 120 रुपए वो कहता है उसने राइट शेयर इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120 पर शेयर, और ऊपर ये अमाउंट बताई हुई है हमारे पास 120 रुपए फेस वैल्यू है। आप बताएं इस में शेयर कैपिटल में को किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और शेयर प्रीमियम को किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है, सिर्फ मुझे ये बता दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम 18 रुपए थे तो मैंने क्या कहा था 10 रुपए शेयर कैपिटल और 8 रुपए शेयर प्रीमियम, 15 रुपए आते तो 10 रुपए शेयर कैपिटल, 5 रुपए शेयर प्रीमियम। मैं इस तरह से पूछ रहा हूं कि किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल आ जाएगा, किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर प्रीमियम आ जाएगा। फेस वैल्यू 100 रुपए ऊपर लिखी हुई है, तो इधर इधर उधर से पूछ मैं रहा हूं, आप देख उधर रहे हो, परेशान हो गए। शेयर 100 से वो तो हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, ये तो वैसे कोई भी बंदा बता सकता है, गूंगा बंदा भी बता सकता है। ट्वेंटी से तो नहीं होगा, तो फिर चलो बता दे कितने से होगा। जैनब सईद, आपने नहीं बताना, मुझे लगता है आपने भी ज्यादा तो नहीं बनाएंगे, ये ज्यादा ईद बनाने वालों के ना ये मसले होते हैं, उन्होंने भी ज्यादा बनाई है। बताएं शेयर कैपिटल की कितनी वैल्यू और शेयर प्रीमियम कितना है? मुकद्दस, अल्लाहु अकबर। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं
कि आपने सारी कैलकुलेशन नहीं करके बतानी, सिंपल ये बताना है। जैसे पहले हमने कहा था कि 18 रुपए का शेयर था, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो हमने कहा था भाई 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल आएगा, और ऊपर वाले 8 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम आएगा। ये बात की थी। फिर इस एक 15 रुपए वाला भी, तब तो आपने कहा था जी वो सवाल हमारे हो जाएंगे। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसमें आप लोगों को मसला आ रहा है। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि 100 रुपए से ये 100 रुपए तो फेस वैल्यू है, ये तो आना ही शेयर कैपिटल है। मैं शेयर प्रीमियम की वैल्यू पूछ रहा हूं। कितना? 120। आम शरफ 120। अपना जरगाम है, जरगाम बताए। 20 तैयब। सिर्फ अमाउंट बतानी है, किससे मल्टीप्लाई कर, 120 से आप ने मल्टीप्लाई करना। तलहा, ताहा, अब देखें लिखा हुआ है शेयर इशूड एट प्रीमियम 120। पेपर में क्योंकि ये इस नेचर का पहला सवाल आया था, तो बहुत सारे बच्चों ने 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया शेयर कैपिटल के अंदर, और 20 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया शेयर प्रीमियम के अंदर। ये गलती कर दी। हालांकि सवाल के अंदर लिखा हुआ था एट अगर ये लफ्ज आप प्रीमियम निकाल देता, एट रुपीज 120 लिख देता तो फिर ठीक था, फिर 100 रुपया शेयर कैपिटल था और 20 रुपया शेयर प्रीमियम था। लेकिन उसने लिखा एट अ प्रीमियम ऑफ 120, तो ये प्रीमियम ही 120 था। तो आपने जो नंबर ऑफ शेयर होंगे 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में, और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर। मैं इतना एक सवाल पूछ रहा था। अब मेरी लैंग्वेज इतनी सादा और देसी सी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, और आई कैप की लैंग्वेज तो बड़ी टेक्निकल होती है, और उसमें तो वो बोलता भी नहीं है, सिर्फ लिखा होता है। नेक्स्ट, अब ना पेपर आई कैप का सवाल या पेपर मुश्किल होगा ही नहीं। आप भी जब हल करके आओगे ना, आपको कि सर पेपर बस जंबो हो गया है, कमाल हो गया है, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी ऐसी चीजें आप मिस करके आ जाते हो। इसलिए आज तक आई कैप में FAR1 का रिजल्ट सबसे वर्स्ट जाई जा रहा है। मतलब अभी तक पिछली 4-5 अटेम्प्ट से आई कैप FAR1 ही जीती जा रहा है नीचे से। मतलब इसका रिजल्ट सबसे कम आता है। एक दफा कॉस्ट अकाउंटिंग जीता था बस, पर उसके अलावा यही जीती जा रहा है। वजह नहीं, ये नहीं कि पेपर मुश्किल होता है, वजह ये होती है कि वो अंग्रेजी की छोटी छोटी बातें वो जानबूझ के वो एक डॉज कर देता है, और हम भी मस्ती में होते, रात को सोते नहीं है, पेपर की टेंशन में नींद नहीं आती, और पेपर को तो हम ऐसे समझते हैं जैसे हम इंडिया के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। भाई पेपर में सिंपल सी बात है, पेपर फेल हो पास हो वो बात की बात है। खुद प्रॉपर कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन में रहो, नींद अपनी अच्छी करो। अच्छी नींद क्या होती है? 6-7 घंटे, वो नींद करो, उसके बाद अपना पेपर देने जाओ। ये नहीं कि आप 10 घंटे अच्छी नींद समझते हो। उसके बाद बेसिस में यही ट्रिक था, कैश और बोनस डिविडेंड फॉर लास्ट 2 ईयर। ये देने का बस तरीका अच्छा है। इसका क्या लिखा हो देखें, फॉर द ईयर 2018 या 2018 में ये ऊपर फाइनल है, तो ये क्या 2018 में रिकॉर्ड होगा? 19 में। इंटरिम है तो ये 2018 में रिकॉर्ड होगा। फिर 2019 में देखें बोनस है, फाइनल है, तो ये किस में रिकॉर्ड होगा? 2020 में। और इंटरिम बोनस है, ये 2019 में रिकॉर्ड होगा। डिक्लेयर विद हाफ ईयरली का मतलब ये है कि जो इंटरिम है वो मिड ऑफ द ईयर डिक्लेयर होंगे, मतलब जो भी साल होगा उसका दरमियान वाला जो 6 महीने गुजर जाएंगे तब। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, रिवेन्यू सरप्लस 35 मिलियन और एक्सेस डेप्रिसिएशन। बाकी तो मेरे ख्याल में इसमें कोई चीज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा सवाल है। इसमें बहुत अच्छा तो ये भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसमें सबसे अच्छा है कि इसका नाम जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी इसमें एक एडजस्टमेंट अच्छी है और वो बाकी इंटरेस्टिंग है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू AL shareholder equity on 1st January 2020, share capital, share premium, retain earning,
रीवैल्यूएशन सरप्लस। एक बात याद रखें, कैश फ्लो का हमने पढ़ना है, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी पढ़ रहे हैं, बाकी भी पढ़ेंगे। अगर आपने कहीं फंसना है ना तो आइए 16 में फंसना है। किसी भी और भी टॉपिक के अंदर अगर किसी में अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो वो IAS 16 ही होगा, बाकी आप लोगों ने हैंडल कर रहे थे। आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है लैंड का 25 मिलियन और बिल्डिंग का 20 मिलियन। कहता है प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दिसंबर 2020 45 मिलियन और 5 मिलियन। कहता है 45 मिलियन का हमें प्रॉफिट हुआ था और 5 मिलियन का हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो OCI टू रिटेनर ने किया। कहता है डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 इयर्स इंटरिम कैश 2019 का 10%, 2020 का, इसका मतलब है ये 19 का 19 में रिकॉर्ड होगा, 20 का, और बोनस फाइनल बोनस है 2019 का 20 में और 20 का 21 में। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी कॉलम फॉर टोटल और कंपैरेटिव नॉट रिक्वायर्ड है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। AL यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल, कल आपका टेस्ट भी है तो तैयारी का भी पता चल जाएगा। AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and building only. The revalued amount of land and building have been assessed at December 20. इसका मतलब है जो आपकी रिवैल्यूएशन हुई है वो 2020 में हुई, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड। लेकिन जो 2020 में आपका रिवैल्यूएशन हुआ है वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। आपके पास ये जो बैलेंस पड़ा हुआ है ये किस डेट का है? 1120 का। इसका मतलब है पहले भी ऐसे रिवैल्यू हो चुकी है, पहले भी ऐसे रिवैल्यू, और दिसंबर 2020 में जो आपने रिवैल्यू किया है दोबारा वो तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब आगे चलते हैं। कहते हैं लैंड थी 75 मिलियन की, वो हो गई 65 मिलियन की और आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। और 240 मिलियन और इसका माइनस करो कितना बचता है? 240 माइनस 60 180 से 158 मिलियन आपका एसेट हो गया, ये भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया। ओके होगी बात। चलो रिकॉर्ड करते हैं। पहले मुझे बताओ लैंड की जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा मैं? 75 से 65 हो गया, 75 से 65 हो गया। लैंड डेबिट हुई क्रेडिट, लैंड क्रेडिट हुई, रीवैल्यूएशन क्योंकि सरप्लस पड़ा हुआ है ब्रॉडन में टू लैंड। कितने से? 10। लैंड तो इक्विटी का कॉलम ही नहीं है, उस पर कोई सेल्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन सरप्लस 10 से एडजस्ट होगा, क्योंकि उसने रिकॉर्ड नहीं किया वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो 10 प्लस होगा माइनस होगा। चलो एक काम तो हो गया। सारा मसला ही इसका है। 180 से कितने का हो गया? 158। कितने का लॉस हुआ? चलो जी खामोशी से सब अपनी एंट्री पास करके मैं आपसे पूछता हूं इसकी एंट्री क्या पास होनी है? 1120 को कंसीडर करना है और हमारी रिवैल्यूएशन दिसंबर 2020 में हुई, और आप मुझे जर्नल एंट्री पास करके दो इसकी क्या एंट्री। और बिल्डिंग का लॉस पहले पड़ा हुआ है, सरप्लस पड़ा हुआ है, 20 का सरप्लस भी है। लाइफ का तो चक्कर ही नहीं है, लाइफ का तो इसमें जरूरत ही नहीं है। साल के एंड में जब ऐसे रिवैल्यू होता है ना तो उसकी जो रियलाइजेशन होती है वो अगले साल जाती है, वो साल तो जाती नहीं। वही 20 की तो बात कर रहा हूं ना। चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं, कभी किया तो नहीं, आप लोगों के लिए कर देता हूं। ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होनी है, ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होनी है, ठीक है। और आखिरी इंफॉर्मेशन ये आप लिख लो चाहे तो, और ये दिसंबर 2020 में ये इंफॉर्मेशन उसने रिकॉर्ड नहीं की। अब मुझे यहां पर जर्नल एंट्री लिखवा दे कि इस रिवैल्यूएशन की मैं जर्नल एंट्री क्या लिखूं। जैसे मैंने लिखी है ना सरप्लस टू बिल्डिंग, तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या एंट्री पास की है।
बिल्डिंग क्रेडिट होगी, पहले जितना सरप्लस पड़ा होगा वो खत्म होगा और फिर SOPL आएगा, ऐसा ही होगा। आमना आप बताएं। सरप्लस 15 से और SOPL 7 से, असल एंट्री ये बनती है। और जो यहां से आवाजें आ रही थी ना, वो आवाजें कुछ ये आ रही थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, 20 से, और SOPL 2 से, और बिल्डिंग 22 से। ये गलत है, मतलब क्यों? अब आप सुने जरा, 1120 को हमारे पास 20 से पड़ा हुआ था सरप्लस, दिसंबर के अंदर पहले डेप्रिसिएशन हुआ होगा, और जब डेप्रिसिएशन हुआ था तब 5 की डेप्रिसिएशन रियलाइज भी हुई थी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 की बताई हुई है। आपके पास ये एक्सेस डेप्रिसिएशन और ये इसकी सरप्लस से पहले ही एंट्री पास हुई होगी। एसेट को एसेट हुआ है साल के एंड में रीवैल्यू, और जब रीवैल्यू से पहले एसेट डेप्रिशिएट हुआ होगा, और जब डेप्रिसिएशन ली होगी तो डेप्रिसिएशन के साथ ही तो एक्सेस डेप्यू की एंट्री पास होती है। तो पहले एंट्री ये भी पास हो चुकी है, OCI टू रिटेन अर्निंग। तो आपका सरप्लस 20 का नहीं पड़ा हुआ, आपका सरप्लस कितना का पड़ा हुआ है, 5 का, सॉरी 15 का, कि ये 5 पहले माइनस हो चुका। अब ये वाली एंट्री आपने पास नहीं की, ये वाली, इसका मतलब है सरप्लस 15 से माइनस करना है आपने, और SOPL 7 से डेबिट भी करना है। SOPL मतलब नेट प्रॉफिट। SOPL का क्या मतलब होता है, नेट प्रॉफिट। SOPL डेबिट हो रहा हो तो माइनस करना होता है, और SOPL क्रेडिट हो रहा हो तो प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। SOPL डेबिट हो रहा हो तो प्रॉफिट कम का हो रहा होता है, और SOPL क्रेडिट हो रहा हो तो प्रॉफिट क्यों बोला, क्योंकि SOPL डेबिट का मतलब है कोई चीज एक्सपेंस है, और SOPL क्रेडिट होने का मतलब क्या है, इनकम है। तो अब आए जरा, अब ये सवाल के अंदर बस यही चीज थी, इसके अलावा बाकी चीजें ओके थी। जो जो चीजें आपने रिकॉर्ड नहीं की वो ये 2 एंट्रीज हैं, एक ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी और एक ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी। इन एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। लैंड का कुछ नहीं करना, बिल्डिंग का कुछ नहीं करना, क्योंकि ये इक्विटी के कॉलम ही नहीं है। जब हम सवाल करते हैं इसका तो क्या चीज, हमारे नाम क्या था इसका, AL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, जून है दिसंबर है, दिसंबर 20। डिस्क्रिप्शन, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और टोटल उसने कहा रिक्वायर्ड नहीं है। पेपर में ऐसी ABC नहीं लिख देनी, पेपर में पूरा लिखना है। बैलेंस एट 1/120, हाँ जी, बैलेंस कहाँ गिवन थे शुरू में, 250, 138, 142, 250, 138, 142, रिटेन अर्निंग कितना है, तो रिटेन अर्निंग 142 है, 142, और रिवर्स में सरप्लस कितना था, 45। फिर उसके बाद पहले फाइनल डिविडेंड देख लेते होते हैं। फाइनल डिविडेंड हम 2020 पे हैं, ये है आपके पास फाइनल। जो 2019 वाला है वो रिकॉर्ड होगा, ये 20% रिकॉर्ड होगा, या 15%, 20% रिकॉर्ड होगा। जो 2019 वाला है वो 2020 में रिकॉर्ड होना है।
तो 20% है, तो 250 का 20% ले। बोनस है कैश है? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद इंटरम हाफ ईयरली है। इंटरम कौन सा रिकॉर्ड होगा, 10% या 12%? 12% इंटरम। इंटरम 250 का 12% लेंगे या 300 का 12%? 300 का, तो कितना है? कैश है सिर्फ, ठीक होगी बात। उसके बाद नेट प्रॉफिट लिख लें। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? इस 45 में से 7 माइनस भी करेंगे एसओपीएल वाला, वो फॉर्मेट के अंदर माइनस कर दें या लिखते वक्त ही माइनस करके लिख दें, बेहतर होता है लिखते वक्त ही माइनस कर दें। 45 माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन, फाइव से थी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस एडजस्टमेंट, कितने से एडजस्टमेंट हुई थी? 10 से लैंड और 15 से बिल्डिंग वाला, टोटल 25, और डेबिट हुआ था। और कुछ रह गया? क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाए। चलिए जी, आपका चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके ना हम पास्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे, जो ये भी सारे पास्ट पेपर ही हैं। इसके अलावा जो 2-4 पास्ट पेपर आए ना मिक्स होके, तो फिर जाहिर सी बात है जब तक बाकी टॉपिक नहीं होंगे तब तक तो वो होगा ही नहीं। और अब मेरा प्लान भी ये है कि अब मैंने बाकी टॉपिक के साथ साथ पास्ट पेपर करवाऊंगा। तो हमारे जो ये टॉपिक जो चलेंगे, ये IS 1 इसको बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और IS 8 और IS 33, इस 3 के टॉपिक्स का, ये 4 टॉपिक बनते हैं। ये 4 टॉपिक में करवा के फिर आपको पास पेपर करवाऊंगा, इकट्ठे ही होंगे इसके पास पेपर। ये फिर इसके पास ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप साइड पे कर देंगे और इसकी फाइनल तैयारी समझे कि ना इसके बाद रिवीजन होनी है साथ साथ ही। और अब क्योंकि इसके बाद आप लोगों का वो एक और फंक्शन भी आने वाला, इस्लामिक फंक्शन, तो उसके अंदर आप लोगों ने कोशिश करना है कि उसको अवॉइड ही करना, ठीक है ना। बस हो बहुत खुशियां हो गई हैं, खुशियां या गम। अब जब तक पढ़ाई कंप्लीट यानी पेपर पूरे नहीं हो जाते तब तक फोकस करना पढ़ाई पे, क्योंकि मैंने 4 चैप्टर्स का सेट बना के ना खत फाइनलाइज करवाना है। तो इसमें तो थोड़ा सा कोई मसला है, तो मैं लेक्चर हफ्ते को शेयर कर दूंगा। आज कर दूं? अगर आज कर दिया ना तो फिर आपने कोई और टॉपिक पढ़ना नहीं, इसके पीछे लगे रहोगे। ये छोटा सा टॉपिक है और ये अभी वैसे भी हो गया होगा। चलो खुद ही मैनेज करना जैसे करना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी 30th June 2023 along with comparative total column is not required। बस इस सवाल में एक ही चीज अच्छी चीज है, एक इशुएंस कॉस्ट बताई हुई है, उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर प्रीमियम टू कैश, और अगर शेयर प्रीमियम ना पड़ा हो तो रिटेन। और दूसरा इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स का कॉलम उससे बताया हुआ है। बस इसके अलावा बाकी सारा वही क्वेश्चन है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं। पढ़ लेते हैं। काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, a public listed company, is in the process of finalizing its accounts December 2023 11/22, क्योंकि कंपैरेटिव बनाना ऐसे पिछला साल। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर ये रिडीमेबल होते ना तो हमने उसको देखना भी नहीं था, वो इस कॉलम में आते ही नहीं है इस फॉर्मेट में। शेयर प्रीमियम जर्नल रिजर्व रिटेनर, the preference shareholder are entitled to cumulative preference dividend। अगर लफ्ज cumulative preference dividend आ जाए
इसका मतलब है आपने हर हाल में डिविडेंड रिकॉर्ड करनी है, चाहे डिक्लेयर्ड लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। 10% which become due December each year. The detailed share issue for the cash consideration are as follow. A right issue 20% at the rate of 18 per share 30th May 2022. Transaction cost is 3 million. A right issue, ये डेट मैंने हाईलाइट कर दी है। A right issue 1 for 8 shares already held at a premium of 11. इसका मतलब है 11 शेयर प्रीमियम ही है और इसके अंदर 8 रुपए शेयर प्रीमियम है। 18 रुपए वाले शेयर के अंदर 8 रुपए शेयर प्रीमियम है और 11 रुपए वाला पूरा शेयर प्रीमियम है। इसका मतलब है ये 21 रुपए का शेयर इशू हुआ होगा। और 10 जून 2023 ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 4 मिलियन। कंप्रीहेंसिव इनकम में बताता है प्रॉफिट दोनों सालों का बता दिया। 2022 में सरप्लस आया और 2023 में लॉस आया, मतलब लॉस नहीं आया, वो सरप्लस डेबिट हो गया। और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आपका 370 और 396 मिलियन है। कहता है रीवैल्यूएशन वाज कैरीड ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। The related asset had remaining useful life 5 years. कहता है पहली दफा जब एसेट आपने रीवैल्यू किया था 2022 में तो 5 साल उसकी रिमेनिंग लाइफ थी। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। Another revaluation of the same asset was carried on 1 January 2023. However, there is no change in useful life. KCL transfer revaluation surplus to retained earning on annual basis. फिर डिटेल ऑफ कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड उसने दे दिया, वो वही परसेंटेज गिवन है। और उसने नीचे बताया हुआ है कि ये जो सिंगल स्टार है, कहता है इन अगस्त डिस्पैच हाफ ईयरली अकाउंट्स, मतलब मिड ऑफ द ईयर। और ये डबल स्टार किसके ऊपर लिखा हुआ है, वो कहता है इन अप्रैल व्हेन एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर वाज हेल्ड। अप्रैल मतलब हर साल के अप्रैल के अंदर। केसीएल पॉलिसी है ट्रांसफरिंग 10% प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व भी है। ठीक होगी बात। इसके अंदर कोई भी टेक्निकल बात नहीं है, बस इसमें प्रेफरेंस शेयर्स का कॉलम एक्स्ट्रा बनना है, बाकी सारी वही बातें। तो चलें जी बना लें इसका सारा, मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। बैलेंस एट 1122। इस सवाल का सबसे एक मसला है कि इस सवाल का ना सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। इस वजह से ये स्टूडेंट्स को ये सवाल मुश्किल लगता है कि वो अपने तरीके से करते हैं तो जवाब कोई और आ रहा होता है और सॉल्यूशन देखते हैं तो आंसर कोई और है, तो इसके सॉल्यूशन में गलती है। सिर्फ एक ही अमाउंट गलत लिखी हुई है, वो मैं आपको बता भी दूंगा। हाँ जी बताएं जरा फिर। बुक तो आपके सामने। शेयर कैपिटल का ब्रॉड कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स का, शेयर प्रीमियम का, जनरल रिजर्व 1, रिटेन अर्निंग कितना 600 और सरप्लस पड़ा हुआ है। रियल सरप्लस नहीं है, वो फॉर द ईयर ही हुआ मेरे ख्याल में, क्योंकि 1 ईयर ब्रॉड में नहीं है। उसके बाद सबसे पहले लिखा करें फाइनल डिविडेंड, अगर है तो बताओ कोई फाइनल डिविडेंड है या नहीं। 2021 का में जो 10% फाइनल डिविडेंड है और है भी बोनस, ये किस में रिकॉर्ड होगा 2022 में। 10% है तो ले जरा 10% फाइनल डिविडेंड। 900 का 10% ये 90। शेयर कैपिटल में ऐड, रिटेन अर्निंग में से बोनस है ना, तो शेयर कैपिटल में ऐड भी होना है। उसके बाद इनकी डेट और इसकी डेट को आपने ध्यान से देखना है, ये वाली डेट। राइट शेयर का भी इशू हो रहे हैं मई, और डिविडेंड की डेट क्या है मिड। मिड का मतलब है जून।
अच्छा इसमें ये डेट का भी इशू है, ये कहीं जून की डेट बताई होगी और साल के एंड में वो दिसंबर की डेट बताई हुई है, तो ये डेट भी इसमें गलत लिखी हुई है, तो हम दिसंबर के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो पहले राइट शेयर करें या पहले इंटरिम डिविडेंड करें? मई में 30 मई को है राइट शेयर, और जो इंटरिम है वो हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा? 30 जून। पहले राइट शेयर होंगे, राइट शेयर कितने परसेंट है राइट शेयर? 20%, 18 रुपए के हिसाब से। यहां पर इसकी वर्किंग करने लगा हूं, 990 डिवाइडेड बाय रेट क्या चल रहा है इसका, एक शेयर का रेट क्या है? 10 रुपए डिवाइडेड बाय 10, 99 मल्टीप्लाइड बाय 10 करूंगा और मल्टीप्लाइड बाय 8 करूंगा, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 900। शेयर प्रीमियम में 8 से मल्टीप्लाई करिए, डन। फिर उसके बाद इंटरिम की डेट आ गई, इंटरिम 2022 का 2022 में रिकॉर्ड होगा, ऐसा ही है, ये तो फाइनल है ना, ये रिकॉर्ड होगा 2022 में 15%, और है भी बोनस, तो 15% मैं किसका लूं? 900 प्लस 90 प्लस ये 990 आ रहा है या 99 आ रहा है, उसको 10 पे डिवाइड किया तो 99 आया, ठीक है। चलें जी करके जरा, अच्छा ओ भाई 20% तो लिया नहीं इनका, इसका 20% भी तो लेना है, 99 का 20% ले, फिर उसके बाद मैं भी कहूँ शेयर कैपिटल से 18 और शेयर प्रीमियम कितना आएगा? 14 पॉइंट। अब इंटरिम 900 प्लस 90 प्लस 18 1000 और उसका लें 15%, 15.2 इंटरिम बोनस है ना, तो इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया और रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया। इंटरिम के बाद नेट प्रॉफिट पे आ जाए, हाँ जी देखिए ना 99 का 20% ले, जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है? 198। आपने सिर्फ मुझे लगता है 20% ले लिया, 190 और ये 158, फिर ये भी गलत होगा, इस सबको प्लस करके 15% से मल्टीप्लाई करें, 900 प्लस 90 प्लस 198, तीनों को प्लस करें और कितना 178 पॉइंट, हाँ जी। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 2022 का 350, revaluation surplus for the year 20, excess depreciation 5 साल थी ना रिमेनिंग लाइफ, प्रेफरेंस डिविडेंड हाँ जी, प्रेफरेंस डिविडेंड कितने परसेंट था? 10%, तो 10% कितना आ गया? 360 का 10% ले
वो तो कैश ही है ना, कैश रिटेन अर्निंग टू कैश। और ट्रांसफर $35 10%। ये हमारा 2000। एक चीज और भी रहती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो तो उधर ही लिख लेनी थी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? ये हमारे पास 2022 के साल का बनाया अभी। जो 2022 की इंफॉर्मेशन थी वो हमने जिस साल जिस चीज में आ रही थी वो हमने रिकॉर्ड कर। जो शेयर कैपिटल का भी टोटल निकाल लें, शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व। हाँ जी, शेयर कैपिटल का टोटल कितना आ गया? 1 2 ये 360, ये कितना आ गया? 1366.2 355.4 185 और 614 और अच्छा, इसमें सारा मैं नहीं करवा रहा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट करवा रहा हूं जो गलत है, वो रीवैल्यूएशन वाली। कहते हैं अगले साल भी एसेट आपका रीवैल्यू हुआ है, ठीक है, लेकिन अगले साल आपका सरप्लस डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है? 4 से। तो आपकी एक एंट्री तो पास हुई, मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन वाली बातें बता रहा हूं, बाकी सारी वही सेम चीजें रिपीट होनी है। तो एक तो हमारा रीवैल्यूएशन लॉस आएगा, वो क्या एंट्री क्या पास हुई होगी? ओसीआई डेबिट, पीपीई कितने से? 4 से। तो हमने 4 से अपना सरप्लस कम कर दिया। अब हमारा जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आएगी, एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होगी भला? 16 में से 4 माइनस करेंगे और 12 को किस पे डिवाइड करेंगे? 4। तो ये क्या आएगा? 3 यहां से माइनस होगा और इसमें जाकर ऐड हो जाएगा। बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। अब मैं आपको वैसे बता भी देता हूं इसके सॉल्यूशन में, जो एक तो डेट का मसला है और दूसरा ये 10 की जगह 3 आना है। बाकी सारा सवाल ठीक है, सिर्फ ये 10 की जगह 3 का ही मसला, ठीक है। अब उसने 10 लिखा हुआ है, उसने शायद सवाल जो जहां से उसने 2 सवालों को मिक्स करने की कोशिश की है ना, वहां शायद 10 होगा, क्योंकि इसमें डेट कुछ सवाल मिक्स किए हुए हैं। वो डेट क्योंकि कुछ आधी डेट कुछ और लिखी हुई, आधी डेट कुछ और लिखी हुई है, तो बस ये मसला। बाकी सारा सवाल आपका ठीक है, तो इसकी वजह से ये जवाब में भी मसला आएगा। ये भी आपका 7 माइनस या प्लस कर देना तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। चलो जनाब, ये जो चैप्टर भी आपका कंप्लीट